अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। आखिर इस विषय पर इतनी चर्चा की क्या जरूरत है? किसी एक देश में चुनाव हुए, पूरी दुनिया उसे लेकर क्यों परेशान है? इस प्रश्न के उत्तर से पहले हम एक उपन्यास की ओर मुड़ते हैं जो करीब 100 साल पहले लिखा गया था। इस उपन्यास का नाम था अमेरिका और इसके लेखक थे फ्रांज काफ्का। काफ्का प्राग में रहते थे, वे कभी अमेरिका नहीं गए थे। अमेरिका तो दूर, वे कभी इंग्लिश चैनल और अटलांटिक महासागर के दूसरी ओर भी नहीं गए थे। लेकिन उन्होंने अपने पहले उपन्यास का नाम रखा अमेरिका। यह उपन्यास उन लोगों की कहानी सुनाता है जो यूरोप से पलायन कर नई जिंदगी की तलाश में अमेरिका चले गए थे। काफ्का के किरदार अकेले नहीं थे। पिछले 150 वर्षों से दुनिया भर के लोग अपने सपनों का पीछा करते हुए अमेरिका जाते रहे हैं। ये सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं है। इन लोगों में आइंस्टाइन जैसे विख्यात वैज्ञानिकों से लेकर एलन मस्क जैसे बड़े उद्योगपति भी शामिल हैं। अमेरिका पलायन करते लोगों की पहली पसंद क्यों है? लोग इतनी बड़ी संख्या में चीन, रूस, भारत, सऊदी अरब या इटली क्यों नहीं जाते? क्योंकि अपनी तमाम खामियों के बावजूद अमेरिका सामूहिक स्मृति में एक ऐसी भूमि बन चुका है जहां आप एक ही पीढ़ी में शिखर तक पहुंच सकते हैं, जहां आप अपने सपनों की तलाश करते हुए आपको नहीं एहसास होगा कि आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी पहचान वो कभी आड़े आई थी। इसका अर्थ यह कतई नहीं कि अमेरिका में नस्ल भेद नहीं है, तमाम तरह के सामाजिक संकट नहीं हैं, बेशक हैं, भयंकर हैं। लेकिन जैसा कि कहा कि आधुनिक युग में अमेरिका की छवि एक स्वप्न देश की बन चुकी है, जहां आपके पास उन्नति के साधन और अवसर किसी अन्य देश की तुलना में, खासकर खुद आपके अपने देश की तुलना में कहीं अधिक हैं। इस पृष्ठभूमि में हम डोनाल्ड ट्रंप की जीत का विश्लेषण कर सकते हैं। इस विजय पर इतनी अधिक चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका जो कुछ भी करता है उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। अमेरिका की आर्थिक और विदेश नीतियां तमाम देशों, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी सामरिक स्थिति को संचालित करती है। अमेरिका का जीडीपी करीब $29 ट्रिलियन है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का 1/4 है, 1/4। पूरी दुनिया में अमेरिका के सैनिक अड्डे और खुफिया एजेंसियां फैली हुई हैं। दुनिया भर में अमेरिका की सेनाएं, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां तैनात हैं। इन सब की कमान एक व्यक्ति केवल, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ में है। ट्रंप के आने के बाद यह स्थिति किस तरह बदल सकती है? यह प्रश्न है जिससे पूरी दुनिया इस समय जूझ रही है। उसका जवाब यह है कि ट्रंप वैश्विक व्यवस्था को बुनियादी तौर पर बदल देना चाहते हैं। वे इस व्यवस्था के भीतर अमेरिका की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित कर देना चाहते हैं। वे अमेरिका की उस परंपरागत भूमिका में भरोसा नहीं करते जहां अमेरिका तमाम देशों में तैनात अपनी सेनाओं का भारी खर्च उठाता है। ट्रंप साफ कह चुके हैं कि अमेरिका के सहयोगी देशों को अपनी रक्षा खुद करनी होगी, अपने खर्चे खुद उठाने होंगे। अगर सबसे बड़ी महाशक्ति जो कि दुनिया भर के सैन्य अभियानों को गति देता है, धन देता है, अगर वह तो उस अपने हाथ पीछे खींच लेगा तो उसका क्या परिणाम होगा? इसका पहला परिणाम सीधा यूक्रेन युद्ध पर पड़ सकता है। अगर अमेरिका हाथ खींच लेता है यूक्रेन से तो यूरोप की स्थिति डगमगा सकती है। गौर करें, ट्रंप का व्लादिमीर पुतिन के प्रति रवैया उस तरह नफरत से भरा नहीं है जैसा अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी के नेताओं का रहा है। ट्रंप ने कई अवसरों पर खुलकर पुतिन की तारीफ की है और कहा है कि उनके साथ रूसी राष्ट्रपति के बहुत बढ़िया संबंध हैं। यहां तक कि इस वर्ष सितंबर में जब ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिले, उन्होंने उस मुलाकात के दौरान एकदम स्पष्ट कहा कि उनके पुतिन के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। And I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. मेरी यूरोपीय देशों के पिछले महीनों में कई डिप्लोमेट से इस विषय पर चर्चा हुई है। वे सभी सशंकित हैं कि अगर अमेरिका यूक्रेन को आर्थिक और राजनीतिक सहायता देना कम कर देता है या रूस के साथ अधिक दिखाई देता है, यूरोप अस्थिर हो सकता है। यूक्रेन की लड़ाई कई यूरोपीय देशों के लिए अपने अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई है। हालांकि जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश प्रतिबद्ध हैं कि यूरोप यूक्रेन में हो रही लड़ाई का पूरा खर्च उठा सकता है, लेकिन अमेरिका के बगैर यूरोप के लिए बहुत मुश्किल आ सकती है। हाल ही में भारत में फिनलैंड के राजदूत ने मुझे एक साक्षात्कार में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में सरकार कोई भी आए वह यूक्रेन को समर्थन जारी रखेगी। यह उम्मीद अब टूट सकती है। इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि ट्रंप नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑब्सोलीट यानी बेकार की व्यवस्था कहकर आलोचना कर चुके हैं। नाटो अमेरिका के नेतृत्व वाला वह
सैन्य संगठन है जिसने पिछले 75 वर्षों में पश्चिमी देशों के प्रभुत्व और शक्ति को बरकरार रखने में बहुत बड़ी मदद की है। अगर अमेरिका नाटो से अपने हाथ पीछे खींच लेता है तो पश्चिमी सैन्य व्यवस्था बुरी तरह कमजोर पड़ सकती है, वैश्विक स्थिति बुनियादी तौर से बदल सकती है। यहाँ लेकिन एक प्रश्न और भी है। ट्रंप ने लगातार कहा है कि वे युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन क्या उनकी यह मंशा पश्चिम एशिया में भी लागू होती है? इस वक्त अगर एक बड़ी लड़ाई यूरोप में छिड़ी हुई है तो दूसरी पश्चिम एशिया में है, जहां इजराइल न सिर्फ गाजा बल्कि लेबनान पर भी लगातार हमले कर रहा है और ईरान के साथ युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। क्या ट्रंप फिलिस्तीनियों पर हो रहे इजराइल के अत्याचार को रोक सकते हैं? इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देते हैं। उनके होने वाले उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने अमेरिका द्वारा अरब देशों के खिलाफ छेड़े जा रहे युद्धों की हमेशा आलोचना की है। क्या ट्रंप इस मसले पर जो बाइडेन सरकार की नीतियों को बदल पाएंगे, जिन्होंने अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इजराइल को 17.9 यानी कि लगभग 18 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता दी है? ट्रंप खुद इजराइल के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे में वह किस तरह इस युद्ध को रोक पाते हैं, ये देखना बाकी है। लेकिन इस सब के बीच एक बात तय है कि ट्रंप का नंबर 1 निशाना है चीन। ट्रंप चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर 25% तक का टैरिफ लगा दिया था और इस बार अपनी चुनावी कैंपेन में इसे बढ़ाकर 60% तक कर देने का वायदा किया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर चीन कभी भी ताइवान को कोई खतरा पहुंचाता है, वे इस टैरिफ को बढ़ाकर 200% कर देंगे। अगर ट्रंप के आने से चीन को मुश्किल हो सकती है तो इसका लाभ भारत को मिल जाएगा, क्योंकि चीन भारत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका के साथ मिलकर भारत चीन का कई बेहतर सामना कर सकता है और यह भी संभव है कि चीन को बाध्य होकर भारत के प्रति रुख बदलना पड़े। गौर करें, ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में क्वेड में नई जान डाल दी थी। क्वेड अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संगठन है जो चीन के प्रभुत्व को चुनौती देता है। चीन के प्रति ट्रंप का रवैया भारत को एशिया में बड़ा मजबूत बना सकता है। हम यह भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप का बढ़िया दोस्ताना है। ट्रंप की विजय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत ट्वीट किया था और पिछले बरसों में हुई 4 मुलाकातों की तस्वीरें पोस्ट कर दी थीं। गौर करें, प्रधानमंत्री मोदी 4 तस्वीरें पोस्ट करते हैं अपने एक ट्वीट में ट्रंप के साथ। आप इन तस्वीरों को एक राजनीतिक वक्तव्य की तरह देख सकते हैं। कम लोगों को पता है, लेकिन डिप्लोमेटिक गलियारों में चर्चा आम है कि इन दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत संपर्क बना रहता है। एक बैक चैनल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं दोनों के बीच बना हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि मोदी और ट्रंप के करीबी अधिकारियों को भी नहीं पता कि उनके बीच संपर्क कब हो गया। मसलन इस सितंबर में जब मोदी अमेरिका गए थे, उनकी यात्रा से पहले ही ट्रंप ने अपने देश में बयान दे दिया था कि अगले सप्ताह मोदी उनसे मिलने वाले हैं। तब तक ट्रंप के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात को लेकर भारत सरकार या भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया था। उन लोगों के लिए यह एक आश्चर्य की तरह सामने आया था ट्रंप का बयान। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ट्रंप की वह नीति होगी जहां वे तमाम देशों से अमेरिका में आ रहे नागरिकों के खिलाफ बोलते रहे हैं। हम जानते हैं वर्ष 2023-24 में अमेरिका ने अवैध रूप से अपनी धरती पर आए 1100 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया था, यानी वापस भेज दिया था। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार वर्ष 2022 में 7.25 लाख भारतीय अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे थे। अगर ट्रंप इन नागरिकों पर, भारतीय नागरिकों पर कठोर रुख अपनाते हैं, उन्हें जबरन भारत वापस भेज देते हैं, मोदी के लिए अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के सामने बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन यहाँ ये भी जोड़ना चाहिए कि पलायन का मसला थोड़ा जटिल है। एक और ट्रंप और उनके सबसे बड़े धन कुबेर सहयोगी, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क अमेरिका में पलायन कर रहे लोगों के खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि खुद मस्क दक्षिण अफ्रीका से पलायन करके अमेरिका आए थे। यही नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट की हालिया खबर के अनुसार इन्हीं एलन मस्क ने खुद कभी अमेरिका में अवैध व्यापार शुरू किया था, अपनी शुरुआती दौलत अवैध तरीके से कमाई थी। यहाँ यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अमेरिका का निर्माण उन अनगिनत गुमनाम, अनाम और प्रख्यात लोगों ने किया है जो अपना देश छोड़कर आए और इस विशाल देश के भीतर बस गए। अगर अमेरिका इन नागरिकों को तिरस्कृत करता है, अमेरिकी सभ्यता का एक मूल गुण मिट सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्रंप की जीत का सबसे बड़ा असर खुद अमेरिका पर और इस पृथ्वी के सामान्य नागरिक पर पड़ेगा। अगर अमेरिका तानाशाही प्रवृत्ति की ओर बढ़ता है,
अगर अमेरिका मानवाधिकारों के हनन और पर्यावरण के संकट को अनदेखा करता है जैसा कि ट्रंप करते आए हैं, अगर अमेरिका नस्ल भेद और रंग भेद को बढ़ावा देता है जैसा कि ट्रंप करते आए हैं, अगर अमेरिका स्त्री के अधिकारों का उपहास उड़ाता है जैसा कि ट्रंप करते आए हैं, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रसार करते हैं जैसा कि ट्रंप करते आए हैं, तो यह अमेरिकी समाज के साथ दुनिया भर में मनुष्य के बुनियादी अधिकारों के पतन को गति दे सकता है। इस पृथ्वी के तमाम देशों के नागरिकों ने पिछले 100 वर्षों में अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। अगर पृथ्वी की सबसे बड़ी महाशक्ति आज इन अधिकारों का तिरस्कार करती है, दुनिया के सामने भीषण सांविधिक चुनौती खड़ी हो सकती है। और इसका एक परिणाम शायद यह होगा कि आज से कुछ साल बाद कोई लेखक जो कभी अमेरिका नहीं गया, जब वह अपना उपन्यास लिखेगा, उसका नाम अमेरिका नहीं रखेगा, और वह अमेरिकी सभ्यता की शायद सबसे बड़ी पराजय होगी।